नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में मध्यकालीन भारत शुरू किया था और मध्यकालीन भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया था और जो दूसरा आक्रमण हुआ था भारत पर वो था महमूद गजनवी के द्वारा दोस्तों। और महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए गए थे 1000 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक। अब जैसा कि हम अगला जो आक्रमण पढ़ेंगे वो होता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो मोहम्मद गौरी से। गौरी 1173 में शासक बनता है और गौरी जो कि गौर का शासक था, गौर महमूद गजनवी के अधीन राज्य पड़ता है। तो शासक दोस्तों कब बनता है? अभी बताया 1173 में शासक बनता है मोहम्मद गौरी। कहाँ का बनता है दोस्तों? गौर का। अब 1173 में शासक बनने के बाद 2 वर्षों के बाद पहला आक्रमण शुरू करता है और 1173 के बाद 2 वर्ष छोड़ोगे तो 1175 में दोस्तों, और 1175 में यह आक्रमण करता है मुल्तान के ऊपर। में मुल्तान पर आक्रमण करता है दोस्तों। अब 1178 में दोस्तों पाटन पर करता है आक्रमण। पाटन पर, और जो कि पाटन पड़ता है दोस्तों गुजरात में। अब गुजरात का शासक उस समय दोस्तों भीम दोस्तों उस समय गुजरात का शासक होता है भीमसेन द्वितीय, जो कि बघेल वंश से था। तो शासक की बात करें तो भीमसेन द्वितीय था दोस्तों। अब वंश की बात करें तो बघेल वंश से था। इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी की बुरी तरह हार होती है। किसकी होती है दोस्तों? मोहम्मद गौरी की होती है। अब हार का कारण क्या था दोस्तों? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, गुजरात पर 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी और यहां से बहुत सारा धन लूट कर ले जाता है और साथ में भारतीयों की हत्या कर देता है। अब हत्या कर दी भारतीयों की, तो इस बात का विरोध सबसे ज्यादा यहाँ के शासक करते हैं और उन्होंने ये ठान ली कि अगली बार कोई भी आक्रमणकारी गुजरात पर आक्रमण करेगा तो हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। तो गलती से मोहम्मद गौरी ने दोस्तों 1178 में भारत पर आक्रमण कर दिया। और आपको तो पता ही है कि गुजरात का जो शासक था वो पहले से ही तैयार बैठा था और गौरी ये सोच रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा शासक हूँ, मेरे से हड़के महमूद गजनवी और मोहम्मद कासिम जैसे ने आक्रमण कर दिया तो मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। उसका वहम ही उसको दोस्तों हार की तरफ ले जाता है और यही कारण होता है दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। अब अपनी हार सहन न करने के कारण मोहम्मद गौरी वापस अपने देश चला जाता है और लगभग 13 वर्षों तक कठिन परिश्रम करता है और अपनी सेना बनाता है दोस्तों और दोबारा आक्रमण करता है भारत पर 1191 में दोस्तों। और 1191 में इसको तराइन की लड़ाई कहा जाता है। तराइन की लड़ाई कहा जाता है दोस्तों। तराइन जो कि वर्तमान में हरियाणा में एक करनाल जिला पड़ता है। तो कहां पे बताओगे? करनाल। और करनाल कहां पे दोस्तों? हरियाणा में। अब 1191 में तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और दिल्ली के शासक होते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में होती है। तो लड़ाई किसके बीच होगी दोस्तों?
लड़ाई मोहम्मद गोरी, लड़ाई मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है दोस्तों। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है दोस्तों। जीतने का कारण क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान का साथ गढ़वाल वंश के शासक जयचंद और इनके नाना एनंगपाल दे रहे थे। अब साथ होने के कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाती है और मोहम्मद गोरी की सेना बहुत ही हल्की पड़ती है। इस कारण इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तो बात करें तो जीत किसकी होती है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की। कारण क्या था जीत का? तो जीत का कारण दोस्तों अभी बताया। जीत का कारण जयचंद व इनके नाना अनंगपाल का साथ देना था दोस्तों। अब जयचंद ने बहुत से राजाओं को भी पृथ्वीराज चौहान का साथ देने को कहा था। अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी फिर से हार जाता है। अब हार का सामना बार बार करना पड़ रहा था तो ये बात सहन नहीं हो रही थी। अब आप सभी जानते हैं कि हारे हुए व्यक्ति को कभी भी सब्र नहीं होता और वो सोचता है कि मैं अगली बार जीत जाऊंगा। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ एक बार फिर युद्ध करते हैं। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई होती है मोहम्मद गोरी के साथ। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि 1192 में होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो कौन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई दोस्तों कई बार पेपर में तराइन न देकर तरावड़ी भी देता है तो दोनों एक ही है दोस्तों। अब दूसरी बार लड़ाई होती है तो किन किन के बीच में होती है? फिर से पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच। बस दोस्तों फर्क इतना होता है कि इस लड़ाई में अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। दोस्तों जीत का कारण क्या होता है कि जो कि बताया था जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था, वो पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता और उनके नाना एनंगपाल वो भी पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देते। अब साथ न देने के कारण क्या होता है दोस्तों कि जयचंद की जो एक पुत्री होती है संयोगिता, उसको बहुत ही सुंदर बताया जाता है। अब 1191 की लड़ाई में पृथ्वीराज जीतने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखता है और पार्टी में आप सभी जानते हैं कि सभी सहपरिवार लिखा जाता है तो परिवार के साथ जाया जाता है। ऐसे ही जयचंद भी अपनी पुत्री को लेकर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आ गया। जब पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार संयोगिता को देखा तो दोस्तों वो उस पर मोहित हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है और मन ही मन सोचता है कि वो संयोगिता से शादी करेगा। अब जैसे इसने तो सोच ली कि शादी करेगा, लेकिन इस बात से खुश उसके नाना एनंगपाल नहीं थे। वो ये शादी का प्रस्ताव लेकर दोस्तों अनंगपाल के पास जाता है और कहता है कि नाना मेरे को शादी करनी है। ये बात सुनकर उसके नाना अनंगपाल खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा राजकुमार शादी के लिए खुश तो हुआ। लेकिन अनंगपाल ने उससे पूछा कि बेटा तू शादी किससे करना चाहता है?
तो उसने कहा नाना मैं संयोगिता से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तक भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अनंगपाल जो कि उनके नाना थे इस बात का नहीं पता था कि संयोगिता किसकी पुत्री है। अनंगपाल ने उनसे पूछा कि बेटा कि ये किन की पुत्री है, तो उन्होंने कहा नाना ये गढ़वाल वंश के जो शासक हैं जयचंद की पुत्री है, जिन्होंने हमारा साथ तराइन की पहली लड़ाई में दिया था, उनकी पुत्री है। अब जैसे ही उनका नाम सुनता है तो अनंगपाल के दिमाग में और बहुत कुछ चलने लगता है और इस शादी से मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो गढ़वाल वंश होता है बहुत ही नीचा वंश माना जाता था, और जो चौहान वंश है दोस्तों वो सबसे ऊंचा वंश माना जाता था, जैसे कि ऊंच नीच। अब इस बात से मना करने के बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने साथ भगा ले जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि दोस्तों अगर राजा की पुत्री को कोई भगा ले जाता है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होता। अब पृथ्वीराज चौहान भगा ले गया संयोगिता को। अब पृथ्वीराज चौहान आगे आगे, उसके पीछे संयोगिता, और संयोगिता के पीछे दोस्तों उनके पिताजी जयचंद। अब जयचंद बेचारा हड़का राजा पड़ने के कारण पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकता था, तो उसने सोचा कि मैं पृथ्वीराज चौहान का सामना कौन कर सकता है। अब उसको पता था कि पृथ्वीराज चौहान का सामना एक ही व्यक्ति है दोस्तों, उसका नाम क्या बताया, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ही ऐसा व्यक्ति है जो पृथ्वीराज चौहान का सामना कर सकता है। तो उसने सोचा तेरी हार का बदला भी कौन लेगा, तेरी बेइज्जती का बदला भी कौन लेगा, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी को दोस्तों पत्र लिखता है कौन, राजा जयचंद। अब जयचंद के पत्र लिखने के बाद मोहम्मद गोरी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई मोहम्मद गोरी के तेरे साथ राजा जयचंद है। तो कौन सी लड़ाई हुई दोस्तों, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। और इसमें किसकी जीत होती है दोस्तों, जीत होती है मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद गोरी की। कारण बता ही दिया, कारण क्या था जीत का, कारण जीत का जयचंद का साथ न देना व अनंगपाल ने भी साथ नहीं दिया। दोस्तों जयचंद ने और भी जो राजा पृथ्वीराज चौहान का साथ दे रहे थे उनसे भी इनकार कर दिया, और इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की बहुत लगभग 3 लाख की सेना होती है और पृथ्वीराज चौहान की 1 लाख लगभग 20,000 के आसपास की सेना होती है। फिर भी पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई को लड़ते हैं और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी के हाथों दोस्तों मारे जाते हैं। इस बात का पता हमें पृथ्वीराज रासो पुस्तक से लगता है, और जो कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि होते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की जाती है। पता कैसे लगता है दोस्तों, पता तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि होता है दोस्तों, दरबारी कवि चंद्रबरदाई होता है, चंद्रबरदाई होता है। इसके द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी गई, नामक पुस्तक लिखी गई दोस्तों। और पृथ्वीराज के बारे में हमें इसी पुस्तक से पता लगता है। अब 1192 में हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को एक वादा किया था, अगर मैं
तराइन की दूसरी लड़ाई जीत जाता हूं तो तेरे को दिल्ली का शासक बना दूंगा। अब जयचंद इस बात से खुश था कि हम लड़ाई भी जीत गए और अगला शासक कौन बनेगा, मैं बनूंगा। अब इस बात से मुकर जाता है दोस्तों मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने कहा कि तू शासक बनने के लायक नहीं है। अब इस बात का दुख होता है कि जयचंद को, और इस बात और युद्ध की तैयारी कर देता है दोस्तों फिर मोहम्मद गौरी के साथ। कौन करता है दोस्तों, जयचंद। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अगला 1194 में हम लड़ाई पढ़ेंगे चंदावर की, जो कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है। तो दोस्तों 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, और यह युद्ध गढ़वाल वंश के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इस युद्ध में भी दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और जयचंद की हार हो जाती है। हार का कारण क्या था कि जयचंद की सेना कमजोर पड़ जाती है। और तो दोस्तों चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच। अब इसमें जीत किसकी होती है दोस्तों, तो अभी बताया था जीत होती है मोहम्मद गौरी, हार हो जाती है दोस्तों, हार जयचंद की। अब जयचंद की दोस्तों हार होने के कारण यहीं पर ही मोहम्मद गौरी के हाथों मारा जाता है, मृत्यु 1194 में जयचंद दोस्तों गढ़वाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और इस तरह गढ़वाल वंश का अंत हो जाता है और मोहम्मद गौरी इस लड़ाई को जीतने के बाद और शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे ऐसे करते करते इनका शासन चलता है। 1206 में दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद गौरी ने बहुत से क्षेत्रों को जीता था, और इन क्षेत्रों को जीतकर मोहम्मद गौरी अपने जो सेनापति होते थे वह दासों को देकर जब गजनवी वापस जा रहा था तो जाटों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया सिंध नदी के तट पर, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। सिंध नदी के तट पर। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी के दरबार में 3 प्रमुख गुलाम रहते थे, उनके नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन यलदौज, तीसरा जो गुलाम होता था कुबाचा। ये तीनों दोस्तों इनके प्रमुख गुलाम होते थे। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन जो कि इनका गुलाम था और गुलाम वंश की नींव करता है दोस्तों 1206 में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों मोहम्मद गौरी के दरबार में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
राजस्थान के अजमेर में स्थित है दोस्तों। तो मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में गौरी के शासन में आए थे दोस्तों, और इनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है दोस्तों। अब सूफी पूछ ले कि मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था, तो दोस्तों ये सूफी संत था। क्या था? सूफी संत था। कई बार पेपरों में उठ जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके दरबार में आया था, तो क्या नाम बताओगे? मोहम्मद गौरी के दरबार में आया था दोस्तों। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में होने के बाद इनका अगला जो एक गुलाम होता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और वो गुलाम वंश की स्थापना करता है दोस्तों। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत हो तो बताओ। और जो कि कल से वीडियो में हम बनाएंगे दिल्ली सल्तनत काल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।